रिसेंटली कुछ लोगों के मेरे पास ये सवाल आए कि क्या उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है तो उन्हें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, लोगों को म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सुटेबल है। तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड तक आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके थ्रू मल्टीपल इन्वेस्टर्स एक पूल में पैसा इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ जो कंपनी मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठे करती है उस कंपनी को कहा जाता है एएमसी। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जब ये पूल ऑफ मनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आ जाता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलॉट करती है। ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स बेसिकली मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा होता है, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज को मार्केट में डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल इन्वेस्टर से लिए हुए पूल ऑफ मनी को इस प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अलॉट कर दिया जाता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूल ऑफ मनी को डिफरेंट एसेट क्लास में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं। ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हो सकती हैं जैसे कि इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स या डेट। इसके अलावा एसेट क्लासेस हो सकती हैं जैसे कि गोल्ड या फिर रियल एस्टेट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 10 इन्वेस्टर ने 10-10 रुपए इकट्ठा करके एक पूल ऑफ मनी तैयार किया। ये पूल ऑफ मनी बनता है 100 रुपए का। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इन मल्टीपल इन्वेस्टर से सपोज 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलॉट करती है और उसको ये 100 रुपए हैंड ओवर कर देती है। फिर ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर मल्टीपल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर इन 100 रुपए को डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर किस तरीके से इस पूल ऑफ मनी को डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल एक फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि उसे मल्टीपल इन्वेस्टर से इकट्ठे हुए 100 रुपए को इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, कभी मार्केट नीचे जा रहा होता है और बीच बीच में भी स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके इस पूल ऑफ मनी को डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर ने 100 रुपए में से 20% एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट किए, 10% मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट किए, 30% आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए, 25% फार्मा इंडस्ट्री में और बाकी के 15% रियल्टी में इन्वेस्ट किए। तो फंड मैनेजर का इतने डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न ये है कि सपोज मार्केट में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई खराब खबर आ जाती है तो वो पर्टिकुलर सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। एक सेक्टर में डाउन ट्रेंड आने के बाद भी बाकी के सेक्टर्स एक सेक्टर में होने वाले लॉस को मैनेज कर लेते हैं। सिमिलरली दूसरे सिनेरियो में मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसे इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करना है। तो वो डिसाइड करता है कि इस पूल ऑफ मनी में से 60% वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा और बाकी का 40% वो डेट में इन्वेस्ट करेगा। अब इन 60% ऑफ इक्विटी में से भी वो डिसाइड करता है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। तो उस 60% में से 33% फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, 33% ऑयल एंड गैस में, बाकी का 34% वो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम 40% डेट की बात करें तो उस 40% में से 50% पार्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और बाकी का 50% ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर किस तरीके से रिस्क को मैनेज करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। अब समझते हैं एक इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि जब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद उसको क्या मिलता है। तो जब भी एक फंड मैनेजर एएमसी को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देता है
तो आपको क्या लगता है कि AMC उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को रिटर्न में क्या देती होगी? इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो कोई स्टॉक खरीदता है, तो उतनी क्वांटिटी के स्टॉक इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। बट म्यूचुअल फंड खरीदते टाइम जब वो पैसा एक AMC को देता है, तो आपको क्या लगता है कि AMC उन पैसों के रिटर्न में इन्वेस्टर को क्या देती है? अगर आपको लगता है कि AMC उन पैसों के बदले इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट करती है, तो ऐसा नहीं है। तो AMC इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करे हुए पैसे के बदले म्यूचुअल फंड्स की कुछ यूनिट्स को इन्वेस्टर को अलॉट कर देती है। इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड को कहा जाता है NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो जैसे जैसे इन्वेस्ट किए हुए पैसे मार्केट में अप्रिशिएट होते चले जाते हैं, तो आपके पास जो NAVs हैं उनकी वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में अप्रिशिएट होती जाती है। तो चलिए समझते हैं NAV कैसे कैलकुलेट की जाती है। NAV म्यूचुअल फंड की टोटल होल्डिंग्स को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करके कैलकुलेट की जाती है। सपोज एक म्यूचुअल फंड की स्कीम 2 लाख रुपए की है, तो अगर म्यूचुअल फंड ने 10 रुपए के हिसाब से 1000 यूनिट इशू करी है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में NAV कैलकुलेट होता है 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 10,000 रुपए, यानी कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो NAV कैलकुलेट होती है वो होती है 20 रुपए। तो जब भी किसी इन्वेस्टर के पास NAV होती है, वो उस NAV को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर रिडीम कर सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब आपके पास स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में जाकर उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। सिमिलरली NAV भी जिस पोर्टल से आपने म्यूचुअल फंड को बाय किया है, उस पर्टिकुलर पोर्टल पर जाके आप अपनी NAV को रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, जैसा कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में समझा था कि फंड मैनेजर ने मार्केट इन्वेस्टर से लिए हुए पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंड मैनेजर और AMC कंपनी को क्या मिलता है? तो यहाँ पर एक कैच है। तो जब वो पूल ऑफ मनी यानी कि 100 रुपए AMC या फंड मैनेजर को मिलते हैं, तो वो मार्केट में 100 रुपए इन्वेस्ट ना करके सिर्फ 99 रुपए ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 रुपया यानी कि 1% ऑफ मनी जो बनता है, वो होती है AMC और फंड मैनेजर की अर्निंग। तो म्यूचुअल फंड टर्म्स में इस 1% की डिडक्शन को कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसों में 1% से 3% का एक्सपेंस रेशियो काट करके बाकी के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कॉमनली एक्सपेंस रेशियो 1% से 3% तक वेरी कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको यह ध्यान रखना होगा कि किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका पैसा ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट होगा और प्रॉफिट आपके पॉकेट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो चलिए आप समझते हैं कि लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप डिफरेंट एसेट क्लासेस या डिफरेंट सिक्योरिटीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करने की वजह से आपका पैसा डाइवर्सिफाइड तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये डिफरेंट एसेट्स हो सकते हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड एसेट्स में इन्वेस्ट होने की वजह से आपका जो रिस्क होता है वो भी डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से आप अपने रिस्क को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन आपकी जगह एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर लेता है, जिसको मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है और वो अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके मार्केट में रिसर्च करता है और ये डिसाइड करता है कि उसको किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप खुद से अपने पैसे को स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो आपको उन एसेट क्लासेस पर रिसर्च करनी पड़ेगी और क्वालिटी एसेट क्लासेस को सर्च करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने की वजह से आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। आपको ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती है कि आपको किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है एक्सेसिबिलिटी। सपोज आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं और आप स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक खरीदना चाहते हैं। हिंदुस्तान लीवर के शेयर का प्राइस लगभग 2600 रुपए के आसपास है, बट अब आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए।
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उस म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं जिसने ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ हो। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी के पास मल्टीपल इन्वेस्टर्स से काफ़ी बल्क में अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, तो वो स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, चाहे वो कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता, उसकी बिग क्वांटिटी को खरीद कर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक मिनिमम अमाउंट से उस पर्टिकुलर कंपनी में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एक और डेफिनेशन बन सकती है। वो डेफिनेशन कुछ ऐसे कहती है कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा एंट्री पॉइंट है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर अपने मिनिमम अमाउंट से भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब क्योंकि हमने म्यूचुअल फंड से होने वाले बेनिफिट्स को समझ लिया है, अब हमें इसके साथ म्यूचुअल फंड के रिस्क को भी समझ लेना चाहिए। रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से भी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट टाइम टू टाइम काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और स्टॉक मार्केट में टाइम टू टाइम इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स में चेंज होते रहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में भी मार्केट रिस्क बना रहता है। दूसरा रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो कुछ लेस लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेस लिक्विड एसेट्स का मतलब है कि वो एसेट्स जिनमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि उसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड ने किसी इलिक्विड सिक्योरिटी में काफ़ी बड़े पोर्शन को होल्ड किया हुआ है और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से लोगों में पैनिक आता है और लोग उस म्यूचुअल फंड को बेचने लगते हैं, तो अगर वो म्यूचुअल फंड उस टाइम पर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचने जाएगा तो इलिक्विड होने की वजह से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तीसरा रिस्क होता है मैनेजरियल रिस्क। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस उसके फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज और लिए हुए डिसीजंस पर निर्भर करती है। तो कभी कभी कोई फंड मैनेजर कुछ पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेता है, और या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इनिशियली जिस फंड मैनेजर को एएमसी कंपनी ने अलॉट किया था वो फंड मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह पे कोई ऐसा फंड मैनेजर आता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ रिस्क भी होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सूटेबल है। तो इंडिया में कुछ कॉमन टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स बेसिकली वो म्यूचुअल फंड है जो प्राइमरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इक्विटी फंड्स में आया हुआ सारा पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड्स में आए हुए पैसों को डिफरेंट सेक्टर्स में या फिर डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ने किस तरीके से फंड्स को स्टॉक मार्केट के डिफरेंट सेक्टर में एलोकेट किया था। मार्केट कैप डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स या फिर मल्टी कैप फंड्स। हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक को शेयर किया है। तो अब समझते हैं कि किन लोगों को इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ लॉन्ग टर्म से मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड है। वो इन्वेस्टर जो हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं उनको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो जब भी आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उस टाइम पर मार्केट में क्रैश आ जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो सकता है। तो इक्विटी फंड में उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क लेने को तैयार हैं। वो इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन इन्वेस्टर्स को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो लोग जिनके पास मार्केट को रिसर्च करने का काफ़ी समय होता है उन लोगों को ही इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए,
क्योंकि जब भी आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको ये एनालाइज करना पड़ता है कि उन्हें किस तरीके के मार्केट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरे तरीके के फंड होते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स बेसिकली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो सकती हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स या अदर तरीके के जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स का एम रेगुलर इनकम जनरेट करने का होता है और डेट फंड्स में इक्विटी फंड्स के रिलेटिवली कम वॉलेटिलिटी होती है। डेट फंड्स के रिटर्न्स में मार्केट फ्लक्चुएशंस का कोई असर नहीं पड़ता है। डेट फंड्स में किस तरीके के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? डेट फंड्स में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी कि वो लोग जो अगले 3 से 12 महीने के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट फंड्स में वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वो लोग जो 3 से 5 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी डेट फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर हमें 3 से 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो हम बैंक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना इसलिए बेटर है क्योंकि डेट फंड्स बेसिकली बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं। तीसरे तरीके के फंड होते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स को बैलेंस्ड फंड्स भी कहा जाता है। हाइब्रिड फंड्स बेसिकली इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ आपकी इनकम जनरेशन पर भी ध्यान देते हैं। हाइब्रिड फंड्स डेट फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं बट इक्विटी फंड से सेफ होते हैं। हाइब्रिड फंड्स को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स भी कहा जाता है। तो हाइब्रिड फंड्स में किस तरीके के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? वो लोग जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं उनको हाइब्रिड फंड्स को ऑप्ट करना चाहिए। वो लोग जो ग्रोथ के साथ इनकम भी चाहते हैं उन लोगों को हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो लोग जिनका होराइजन मीडियम से लॉन्ग टर्म का होता है उनके लिए हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो इन्वेस्टर जो डाइवर्सिफाइड तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो लोग जिनको डिटेल्ड फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो लोग इस फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होते हैं, इनमें रिस्क मॉडरेट होता है। तो इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। चौथे तरीके के फंड होते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का काम बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर मार्केट के इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने का होता है। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 और सेंसेक्स हमारे इंडेक्सेस हैं, तो इंडेक्स फंड बेसिकली इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस को ही रेप्लिकेट करते हैं। ये फंड्स उन्हीं सिक्योरिटीज में उन्हीं प्रोपोर्शन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स क्रिएट होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 50 स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन है और हर स्टॉक का अपना एक वेटेज होता है। इसी तरीके से इंडेक्स फंड्स भी अपने पैसे को सेम वेटेज पर इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज फंड से काफी कम होता है। इंडेक्स फंड में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? इंडेक्स फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर में बिलीव करते हैं। इंडेक्स फंड में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी अप्रोच पैसिव इन्वेस्टमेंट की होती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में 12 से 14% का रिटर्न देता है। वो इन्वेस्टर्स जो लोअर कॉस्ट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको इंडेक्स फंड ऑप्ट करना चाहिए। तो इंडेक्स फंड में स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को तो इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट में नए आए हैं, जो मार्केट में नया नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बिगिनर इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट फंड है सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपने पैसों को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये सेक्टर हो सकते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को एक पर्टिकुलर सेक्टर पर ही एक्सपोजर करने को अलाउ करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फंड में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? वो इन्वेस्टर्स जिनको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की एक्सपर्टाइज है, उन इन्वेस्टर्स को सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में काफी पॉजिटिव आउटलुक है, तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स को ऑप्ट करना चाहिए। वो लोग जो एक कंसंट्रेटेड एक्सपोजर चाहते हैं और वो लोग जो एक हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, उन लोगों को ही सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीजन ये है, तो जिस पर्टिकुलर सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई खराब न्यूज आ जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स की परफॉर्मेंस काफी खराब हो सकती है और आपको हायर रिस्क मैनेज करना पड़ सकता है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेक्स्ट फंड है टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड को ELSS भी कहा जाता है। ELSS का मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो अगर आप टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80C में अपने इन फंड्स के थ्रू टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 साल तक इसमें से पैसे को नहीं निकाल सकते, यानी कि ELSS फंड्स का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। ELSS फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए फंड से आप एक लिमिट तक ही टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपको काफी हायर रिटर्न्स देते हैं। तो ये रिटर्न्स बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या कोई भी अदर ऑप्शन से ज्यादा होते हैं। तो किन लोगों को टैक्स सेविंग फंड्स में ऑप्ट करना चाहिए? तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने टैक्स को भी सेव करना चाहते हैं, उनको ELSS स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ELSS स्कीम में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि ELSS में जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। वो इन्वेस्टर्स जो वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं उनको टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि ये स्कीम इक्विटी लिंक्ड स्कीम होती है, इसलिए इस स्कीम में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो वो इन्वेस्टर जो हाई रिस्क ले सकते हैं उनको ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको आज के वीडियो से समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या हैं, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स और रिस्क क्या है, म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और किन लोगों को किस पर्टिकुलर टाइप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।